हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं आपके लिए आज बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट लेकर के आया हूं। और ये आपका पिछले सप्ताह का 8 से 15 मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो सारा इकट्ठा है। और मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप अगर वीडियो देखोगे तो ये पूरा सेशन देखना। पूरा सेशन देखने के बाद ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और बहुत सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव मोड में इस वीडियो में लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और इसको आपको पूरी देखना है और पूरा देखकर अपने नोट्स वगैरह तैयार करने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाते तो केवल इसको सुन लीजिएगा और सुनने के बाद भी आपको इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इतना ब्रॉड है, डिटेल से है कि हर बात आपकी समझ में आएगी और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। अगर इस सप्ताह से, क्योंकि एक तो इस सप्ताह की वैसी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि कई सारे प्रोग्राम कल्चरल और कई सारी योजनाएं लॉन्च हुई है महिलाओं के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी इस सप्ताह में मनाया गया है। तो इम्पोर्टेंस तो इसकी वैसी बहुत ज्यादा है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है मार्च माह से। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि पूरी वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। आपको इससे अच्छा कंटेंट और जो है नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा कि मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना क्या है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना क्या है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। जैसे चाय को चा कहते हैं हिंदी खड़ी बोली में, ठीक है, तो उसी का हम ले सकते हैं मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। और साथियों, ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि चाय का उत्पादन केरल या फिर आपका असम में ज्यादा होता है, लेकिन ये त्रिपुरा सरकार ने, क्योंकि त्रिपुरा में भी चाय का प्रोडक्शन होता है, त्रिपुरा सरकार ने ये योजना लेकर के आई है। जो वहां पर चाय के बागानों में श्रमिक होते हैं उनके लिए ये योजना लेकर के आए हैं। और इसमें उनके हक में सुविधाओं को एकीकृत करके, यानी सिंगल विंडो से आवास, राशन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। उनकी जो भी इन सभी जो अलग अलग उनको सहायता मिलती थी, अब एक जगह से उनको ये सारी सहायता मिल जाएगी। अगर बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु की, तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या है कि यह एक विशेष योजना त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये समझ लीजिएगा। यानी उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया है। इसमें राशन, आवास और वित्तीय सहायता उनको दी जाएगी। कुल योजना है जी 85 करोड़ रुपए की लागत की। और इन चाय श्रमिकों में से 75% महिलाएं हैं, जो राज्य भर में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण जो कि प्रोसेसिंग कारखाने हैं उनके माध्यम से 90 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करती है। ठीक है। अब ये क्या है, उत्तरी त्रिपुरा, सिपाही जला, उनाकोटी, पश्चिमी त्रिपुरा जिलों में चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी पूरी त्रिपुरा में नहीं किया जाता, केवल उत्तरी त्रिपुरा, सिपाही जला, उनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा के जिलों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इस महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की महिलाओं के लिए महिला अधिकारिता अभियान मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना 2022 का उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन किसने किया जी, ये प्रश्न बन गया यहाँ पे। ये प्रश्न बन गया, उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय जिसके पास में है वे है श्री अमित शाह जी। अमित शाह ने इस महिला अधिकारिता अभियान, क्योंकि ये मार्च माह में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, तो ये पूरा माह जो है ना महिलाओं के लिए योजनाओं को इसमें लाया जाएगा और उनके महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने इस राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है त्रिपुरा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है जी भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन पूर्वी रेलवे के आसनोल मंडल में किया गया।
इस कार्गो टर्मिनल से रेलवे की आय में प्रति माह लगभग 11 करोड़ रुपए की वृद्धि की उम्मीद है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? महत्वपूर्ण बिंदु है जी, भारतीय रेल के आसनोल विभाग ने सफलतापूर्वक गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पर प्रधानमंत्री की गति शक्ति विजन जीसीटी जिसको कहा जाता है, रेल मंत्रालय की नीति का के अनुसार थापरनगर झारखंड में मैथान पावर की एक निजी पटरी पर चालू किया गया। जीसीटी नीति की स्थापना दिसंबर 2021 में की गई थी, जिसके बाद भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाला यह पहला टर्मिनल है। ठीक है ना, यानी रेलवे में कोरोना के काल के बाद में 2020 के बाद में एक विस्तृत नीति लाई गई थी, जिसमें कि रेलवे स्टेशनों को, रेलवे संपत्ति में उसमें सुधार किया जा रहा है। लगातार देख रहे होंगे आप भी अपने आसपास जो रेलवे स्टेशन थे उनको बिल्डअप किया जा रहा है, अच्छी तरीके से उनको फिर से रिपेयर किया जा रहा है। चलिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मैथन पावर प्रोजेक्ट को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, बिजली उत्पादन वर्ष 2011 से शुरू किया गया। रेल परिवहन का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल, लागत प्रभावी माध्यम होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। सबसे सस्ता साधन है रेल का, ट्रेन का। ठीक है जी, सबसे लंबी दूरी आप सबसे सस्ते माध्यम से चल सकते हैं केवल रेल के द्वारा। रेल से जो बस का किराया है वो भी महंगा है, और जो हवाई जहाज का किराया है वो भी महंगा है। अभी इसमें एक बात आई थी, पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति के बारे में जानकारी करेंगे, पीएम गति शक्ति है क्या। ठीक है जी, पीएम गति शक्ति यह योजना दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। यह सभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को योजना बनाने के साथ साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग एवं विमानन सहित प्रमुख बुनियादी ढांचों मंत्रालयों में परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अपनी तरह की पहली योजना है। इसके माध्यम से रेलवे एवं सड़कों सहित भारत सरकार के 16 मंत्रालय एवं विभागों को जोड़ा जा रहा, जोड़ करके उनको एकीकृत किया जाएगा। और यह केंद्र सरकार द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए महायोजना है, बहुत बड़ी योजना है। तो पीएम गति शक्ति यानी स्पीड और पावर को बूस्ट करने के लिए। और बूस्ट कैसे होगा? जब रेलवे, सड़क और जलमार्ग और विमानन ये सभी फील्ड एक दूसरे से जुड़ करके काम करेंगे, तो तभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक स्पीड दी जा सकती है, एक्सेलरेट किया जा सकता है। उसी के संबंध में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया की तो पीएम गति शक्ति अभियान ये शुरू किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। कौन कौन से इसमें कुल मिलाकर के कितने मंत्रालय? 16 मंत्रालय एवं विभागों को जोड़ा जा रहा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 16 मंत्रालय एवं विभागों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यह है कौन कौन से आगे रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे मंत्रालय का समन्वय किया जा रहा है, उनको एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे ने एमएसएमई, ठीक है जी, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, इनका क्या नाम है? इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआरआई के साथ साथ एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 की घोषणा की। एमएसएमई का तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, यानी छोटे मध्यम लघु उद्योग इसको कहा जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है यह एमएसएमई इनोवेशन स्कीम एमएसएमई क्षेत्र में गुप्त नवाचार को विकसित, नवाचार यानी इनोवेशन, जो नई चीजें होगी, नई खोजें होगी या नया स्टार्टअप हो गया, उसको नवाचार कहते हैं। नवाचार को विकसित करेगी एवं बढ़ावा देगी। यह नवाचार गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे समाज को सीधे लाभ पहुंचाने वाले व्यवहार या व्यवसायिक प्रस्तावों के विचार को के विकास को सुविधाजनक एवं निर्देशित किया जा सकेगा। यह एमएसएमई के लिए एक नया विचार है। नया विचार क्या है इसके बारे में देख लेना। ये है जी एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022। एक तरह की ये मान लो कि प्रतियोगिता है, एक तरह की प्रतियोगिता है जो कि एमएसएमईज में यानी छोटे उद्योग में नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं और नए आइडियाज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने का और उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है जी, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। यह है नवोन्मेष प्रयासों से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा और अच्छे बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने का मार्गदर्शन भी देगा। ये कहते हैं कि आप अच्छे आइडियाज लाओ, हम आपको बढ़ावा देंगे। आप अच्छे आइडियाज लेके आओ, हम आपको बढ़ावा देंगे। उसी के संदर्भ में ये एमएसएमईज
हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है जी सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। यह पुरस्कार महिलाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे सुषमा स्वराज कौन थी। तो जिन लोगों को नहीं पता वे जान लेंगे। सुषमा स्वराज उच्चतम न्यायालय की वकील होने के अलावा भारतीय राजनीतिक भी थी, यानी वकील थी सुप्रीम कोर्ट में और पॉलिटिशियन थी। वह भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान देश में के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करने वाली देश की दूसरी महिला बनी। उससे पहले केवल इंदिरा गांधी थी जो कि विदेश मंत्री रही थी। वर्ष 1977 में वह 25 वर्ष की आयु में हरियाणा राज्य की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। अपने राजनीतिक कैरियर में वह 7 बार सांसद सदस्य और 3 बार विधानसभा सदस्य बनी। वर्ष 1998 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो ये थी जी आपकी सुषमा स्वराज, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। हरियाणा में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी। उसके बाद में 7 बार संसद में सांसद रही, विदेश मंत्री रही और दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री भी थी, शीला दीक्षित से पहले, ठीक है। अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित थी और शीला दीक्षित से पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है जी बीआईएस। बीआईएस और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता हुआ है। अब समझौते के बारे में हाल ही में बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, बीआईएस क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो, इसको बोलते हैं बीआईएस, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान में बीआईएस द्वारा स्थापित यह पहली मानकीकरण चेयर होगी। यानी दोनों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से एक गठबंधन किया और जिसकी चेयर प्रोफेसर की स्थापना की। यानी उसका एक, ये मान लो कि उसका प्रेसिडेंट चुना जाएगा, ठीक है ना। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसको यहाँ पे जिक्र क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। यह समझौता ज्ञापन देश में मानकीकरण एवं अनुपालन मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा देगा। बीआईएस हॉलमार्क का निशान आता है चीजों पर गुणवत्ता के लिए, ठीक है ना। गुणवत्ता यानी मानकीकरण, चीजों के लिए बढ़ियापन, अच्छापन, ये एक मानक होता है कि भाई इस पर बीआईएस हॉलमार्क है, समझिएगा। तो इसी के तहत बीआईएस और उसको और मजबूत और उसका अनुपालन, मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन को के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक दोनों ने मिलकर के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और एक चेयर पर्सन, ठीक है ना, उसकी स्थापना की और जिसका एक अध्यक्ष चुना जाएगा। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस ज्ञापन के तहत सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों, विकास प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा विकास, जैव चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। किस तरह से मानक नवाचार को प्रोत्साहित एवं सुविधाजनक बनाया जा सकता है, इसके बारे में छात्रों को संवेदनशील बनने में मदद करेगा आईएसएसएफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा मर्ज हो गया यहाँ से, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन क्या है? अलग है। ये टॉपिक यहाँ से अलग है। वो बीआईएस वाला टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा उसके बाद में ये क्या है? अभी है जी आपका आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत का प्रदर्शन, निशानेबाजी जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो निशानेबाजी का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसे देखेंगे। ये है जी, हाल ही में दिनांक 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। तो जो निशानेबाजी का विश्व कप हुआ वो कहाँ हुआ? मिस्र के काहिरा में हुआ। 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आयोजन किया गया। इस विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल है। इस विश्व कप में 60 देशों के
500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भारत की तरफ से सौरभ चौधरी ने पहला स्वर्ण पदक पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 के स्कोर से हराकर जीता था। ठीक है, उसके बाद में निवेथा परमानाथम, ईशा सिंह, रुचिरा विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर है अनिश भानवाला, रिदम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम मैच में स्वर्ण पदक देश के नाम किया। नेक्स्ट है फिर ईशा सिंह, राही सरनोबत, रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है जी अनीश भानवाला, गुरप्रीत सिंह, भावेश शेखावत की तिगड़ी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। अगर व्यक्तिगत स्पर्धा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में बात करें तो ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है अखिल शिवरान, श्रीलंका सदंगी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब इसके बारे में बात करेंगे ISSF विश्व कप के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा 1986 में ISSF विश्व कप की शुरुआत ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता की योग्यता हेतु एक सजातीय प्रणाली प्रदान करने के लिए की थी कि भाई ये भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा ओलंपिक से पहले। ठीक है, नेक्स्ट होगा ISSF के बारे में बात होगी निशानेबाजी वर्ल्ड कप के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दिल्ली में साहित्योत्सव। दिल्ली में साहित्योत्सव तो दिनांक 10 से 15 मार्च 2020 तक नई दिल्ली में भारत के सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव है। इस वर्ष इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वर्ष के इसके इवेंट स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे साहित्योत्सव के। अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं के 26 युवा लेखक इस उत्सव के द राइजिंग ऑफ यंग इंडिया कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे। द राइजिंग ऑफ यंग इंडिया कार्यक्रम कहाँ पे? साहित्योत्सव कहाँ मनाया जा रहा? दिल्ली में मनाया जा रहा। भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध प्रकाशक लेखक भारतीय भाषाओं में प्रकाशन पर पैनल चर्चा में शामिल होंगे। नेक्स्ट है दिनांक 11 मार्च से 24 विजेताओं को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अकादमी सभागार 13 मार्च को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य के प्रभाव पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। 15 मार्च को यानी आज के दिन पूर्वोत्तरी नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न राइटर्स मीट्स का आयोजन किया जाएगा, जो उत्तर पूर्वोत्तर भारत से है, जो 7 सिस्टर्स है और असम साथ में सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है जी डोनेट ई पेंशन। डोनेट ए पेंशन यह पहल सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब नागरिक अपने सहायक कर्मचारियों जैसे ड्राइवर, घरेलू कामगार, सहायक आदि के प्रीमियम योगदान में को दान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यानी एक लोगों से ही जो सक्षम लोग हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रही है सरकार इस योजना में। इसका योजना का नाम है डोनेट ए पेंशन। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा। इस योजना के लाभार्थी में घर पर काम करने वाले वर्कर से लेकर के हर तरह के मजदूर श्रमिक शामिल है। इनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए। लाभार्थी करदाता नहीं होना चाहिए, वो ESIC, NPS, EPFO की सेवा लाभ लेने वालों की सूची में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 60 वर्ष तक आयु तक लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपए की गारंटीकृत मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। पेंशन प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु होने पर 50% पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। 3,000 रुपए महीने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके बारे में जरूर देख लेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यह एक अंशदायी स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी पूर्व निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान देता है, यानी पहले तो खुद कंट्रीब्यूट देगा। सरकार और लाभार्थी 50-50 के अनुपात में योगदान देते हैं। मान लो 1,000 रुपए जमा करेगा लाभार्थी और 1,000 रुपए जमा करेगी सरकार। यह योजना श्रम रोजगार मंत्रालय की देखरेख में संचालित है। इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका पेंशन फंड मैनेजर LIC है, यानी LIC इसका बोझभार उठाएगी। 50% लाभार्थी देगा, 50% सरकार देगी। जो भी पैसा उसका जुड़ेगा बाद में उसको उसी से पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है जी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022। इस वर्ष के पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन पूसा संस्थान के मेला मैदान
दिल्ली में दिनांक 9 से 11 मार्च तक किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एक प्रश्न तो यही हो जाएगा, ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन आईसीएआर का मतलब क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान AIARI ने किया। इस वर्ष यह मेला तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान थीम के तहत आयोजित किया गया है। थीम जरूर याद रखिएगा। पूसा कृषि मेले की थीम क्या है, तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान 2022 की थीम है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को पूसा कृषि हाट परिसर समर्पित किया, जो किसानों के उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने के लिए सहायक सिद्ध होगा। सब्जियों फूलों की संरक्षित खेती के लिए प्रौद्योगिकी या रबी की फसलों के उत्पादन तकनीकी पर लाइव प्रदर्शन, निःशुल्क मिट्टी एवं जल परीक्षण की सुविधा, कुशल जल उपयोग के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी, स्मार्ट डिजिटल कृषि, संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स तो पता होगा, जो जल में खेती की जाए। एयरोपोनिक्स जो है हवा में खेती की जाए, यानी उनको मिट्टी में लगाया जाता। और ऊर्ध्वाधर खेती, ऊर्ध्वाधरी जिसमें बेल चढ़ती है ऊपर को, आदि इस मेले का मुख्य आकर्षण रहे। ठीक है, नेक्स्ट है जी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ये अलग से हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तो पता सभी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2 दिन बाद। संयुक्त राष्ट्र सभा ने दिनांक 28 अप्रैल 2021 को यह संकल्प लिया था कि हर साल 10 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष पहली बार यह दिवस मनाया गया, इसलिए इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाया जाता है तो उसके 2 दिन बाद में, यानी 8 मार्च के 2 दिन बाद 10 मार्च को। महत्व देख लो, इसका महत्व क्या है। महत्व है जी, लैंगिक असमानता, महिलाओं का सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य रहा है। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भूमिका समाज में कानूनी व्यवस्था प्रणाली की समानता को भी दर्शाता है। ठीक है, और भविष्य में न्यायाधीश अधिवक्ता बनने वाली महिलाओं को भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है कि वे बाद में जाकर के न्यायाधीश बने। इतिहास क्या है इसका, न्यायपालिका प्रणाली के शुरू से ही असमानता रही है, यानी पुरुषों के जो है क्या रहा है, डोमिनेट रहा है। इस विचारधारा को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि इस दिवस को चिन्हित किया है। यह प्रस्ताव कतर के द्वारा तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तैयार किया गया, यूएनओ में कतर के द्वारा तैयार किया गया, पहली बार 2022 में मनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है जी लीला सेठ देश के उच्च न्यायालय, यानी हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। हाईकोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कौन थी, लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बनी थी। वह दिल्ली न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वर्तमान में उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश 11.5% है। सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ जो है 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। ठीक है ना, कुल 34 है, 34 में से 4 महिलाएं हैं, ये नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देख लीजिएगा, नेक्स्ट है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके है जी स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC की स्थापना पावर ग्रिड द्वारा अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए की गई है। यह एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ठीक है, IoT आदि तकनीकों जैसी 8 थीमेटिक क्षेत्रों में से 30 से अधिक प्रौद्योगिकी भागीदारों के 50 से अधिक समाधानों की मेजबानी करते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में सीख गए होंगे, मशीनों के बारे में। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है, ब्लॉकचेन के द्वारा कुछ भी लूप होल हो उसको पहचान लिया जाता है, यानी एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे इनपुट करते हैं तो दूसरी साइड से आउटपुट होते हैं। अगर कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया बीच में तो जो फ्लो होता है डेटा का रुक जाता है। फिर है IoT, ये एडवांस टेक्निक पर आधारित आधुनिक ये समझ लेगा इंटेलिजेंस मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल SGKC वास्तविक SGKC के डिजिटल पदचिह्न की अनुमति देता है। इसे पावर ग्रिड द्वारा विद्युत मंत्रालय के समर्थन
USAID की तकनीक की सहायता से विकसित किया गया है। सारांश देख लो इसको, अब समझ में आ जाएगा क्या है। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में इनोवेशन, उद्यमशीलता और अनुसंधान। ठीक है जी, इनोवेशन तो समझ गए होंगे आप लोग, उद्यमशीलता, अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर बिजली वितरण क्षेत्रों में क्षमता विस्तार के लिए उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनना है। यानी सबसे बड़ा एक तरह का नेटवर्क बनाना बिजली वितरण का, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके क्षेत्र में। भविष्य में योजना के हिस्से के रूप में SGKC परिसर में एक प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे, परामर्श, बाजार, वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करके स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। हाल ही में प्रमुख उर्वरक निर्माता सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPIC लिमिटेड ने थूथुकुडी तमिलनाडु में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। इस सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की लागत है कुल लगभग 150.4 करोड़ है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह देश का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इस सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना कुल जो है 150.4 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इस प्लांट का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना, कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करना। कार्बन फुटप्रिंटिंग तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी जब सोलर ऊर्जा का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट है जिसमें मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया था। यह प्लांट हर साल 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। इसका स्वामित्व, इसके जो ओनर है AM इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रीनम एनर्जी के पास है। SPIC ने फ्रांस स्थित फ्लोटिंग सौर ऊर्जा विशेषज्ञों एवं वैश्विक नेता सीलन टेरी के सहयोग से इस प्लांट का निर्माण किया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में। SPIC लिमिटेड क्या है? यह एक पेट्रोकेमिकल फर्म है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। दिनांक 18 दिसंबर 1969 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 1975 में M.A. चिदम्बरम समूह एवं TIDCO टिडको के बीच एक संयुक्त उद्यम बन गई। समझौता हो गया, दोनों का साझा हो गया, ठीक है ना। हालांकि सरकार ने वर्ष 1992 में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। यह तेल, बिजली, प्राकृतिक गैस, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है और इसकी विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र है उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है जी। नेक्स्ट है IAFA के नए कमांडेंट, ठीक है। हाल ही में अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM से सम्मानित एयर मार्शल B चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी IAFA इंडियन एयरफोर्स अकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल चंद्रशेखर तेलंगाना के मूल निवासी है। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवालसा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? खड़कवालसा, हैदराबाद, वो महाराष्ट्र सॉरी, से शिक्षा ग्रहण की है। उन्हें भारतीय वायुसेना में दिनांक 21 दिसंबर 1984 को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? ये वेलिंगटन में है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भाग लेने के बाद कमीशन किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे इसके। एयर मार्शल B चंद्रशेखर के पास विभिन्न प्रकार के विमानों के 5400 घंटों से अधिक दुर्घटना मुक्त उड़ान करने का अनुभव है। एक्सपीरियंस देख लो कितना ज्यादा है। इसके अलावा वे योग्य उड़ान प्रशिक्षक भी है, टीचर भी है। मार्शल को सियाचिन ग्लेशियर में पहले MLH श्रेणी के हेलीकॉप्टर को उतारने का गौरव प्राप्त है। अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में OPS IIB सामरिक बल कमान में प्रधान निदेशक यानी प्रशासन प्रभारी प्रशासन, दक्षिणी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ अधिकारी जैसे प्रमुख कर्मचारी पदों पर कार्य किया है। चिनूक हेलीकॉप्टरों और राफेल विमानों को IAF में शामिल करने की अनुमति देने के लिए पूर्वी क्षेत्र में कार्य सेवाओं का नेतृत्व किया है। और वर्ष 2020 में राष्ट्रपति ने एयर मार्शल B चंद्रशेखर को मेधावी सेवा एवं उच्च स्तरीय की व्यावसायिकता के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैंने पहले बता दिया था साथियों, बने रहिए हमारे साथ में, कई सारी चीज आपको इसमें सीखोगे और आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो इन्हें दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यह आज का जो सेशन है एक बहुत ही बड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंट है जिसको हमें कवर करना है आज के अपने क्लास में। महिला @ कार्यक्रम, हाल ही में
कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2026 के भीतर आवश्यक रोजगार कौशल वाली महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यह कार्यक्रम 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पहला बिंदु तो यही है। इस कार्यक्रम को कर्नाटक के डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM द्वारा KTEC कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। फिर है कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न विषयों जैसे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और निःशुल्क प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। विशेष कौशल में प्रशिक्षित महिलाएं अगले 5 वर्षों में रोजगार के लिए योग्य हो जाएगी, एबल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के महिला दिवस पर महिला उत्थान के लिए ये कार्यक्रम जो है उनको टेक्निकल रूप से मजबूत करने के लिए, टेक्निकल चीजें सिखाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, महिला कार्यक्रम, जिससे कि वे अगले 5 साल में रोजगार पाने के लिए सक्षम हो जाए। ठीक है, ये था पूरा सार इसका। नेक्स्ट है, और ये कर्नाटक में बता दिया, कर्नाटक में था। नेक्स्ट है जी, देश का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया। पूर्ण रूप से 100% महिला स्वामित्व वाला यह औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस औद्योगिक पार्क का संचालन 16 हरित परियोजनाओं के साथ साथ 25 महिलाओं के स्वामित्व में किया जाएगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के नाम पर इस FLO इंडस्ट्रियल पार्क का नाम रखा गया है। और ये औद्योगिक पार्क जो पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला है, इसका नाम क्या है? FLO इंडस्ट्रियल पार्क, और ये तेलंगाना हैदराबाद में है। लगभग कितनी लागत आई? 50 एकड़ में ये फैला है, लगभग 50 एकड़ में फैला है, और इसकी लागत है जी 250 करोड़ रुपए। उद्योग एवं IT मंत्री KT रामाराव ने इस पार्क को 100 करोड़ रुपए के विस्तार का वादा भी दिया है। यानी 250 करोड़ से स्टार्टिंग की गई है और 100 करोड़ रुपए इसमें एक्सटेंड करने में इसको लगाया जाएगा। पार्क में महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों की हर जरूरतों को ध्यान में रखकर क्रेच एवं प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की गई है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाली महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। इसकी स्थापना 1983 में फिक्की के एक विभाग के रूप में की गई थी। प्रधान कार्यालय FLO का नई दिल्ली में है और पूरे भारत में इसकी 18 से अधिक शाखाएं है। वर्तमान में उज्ज्वला सिंघानिया इसकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है FLO की। बात करेंगे, सिंघानिया ने FLO की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसका कार्यकारी इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली शहरी खेती अभियान। यह है दिल्ली सरकार का शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान है, जिसके लिए दिनांक 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार एक दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन भी करेगी, जो इस पहल को जन आंदोलन बनाने में मदद करेगी। अब देखो क्या है ये दिल्ली शहरी खेती अभियान। उद्यान विभाग को इस विभाग का नोडल विभाग बनाया गया है। ठीक है जी, उद्यान यानी जो बागवानी विभाग होता है। यह अभियान दिल्ली वासियों को कम रासायनिक उत्पादों के उत्पादन से स्वास्थ्य सुधार में सहायता करेगा। अभियान को शुरू करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें अभियान को शुरू करने पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, पूसा संस्थान द्वारा दिल्ली के लोगों को वार्ड दर वार्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोगों में इस अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने, उन्हें शहरी कृषि क्रांति में शामिल करने के लिए दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना की जा रही है। मतलब यह है कि जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है उसी में कृषि कैसे करे, कम स्पेस पर कृषि कैसे करे, उस चीज को लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है जी, सारांश ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, ल्यूपिन लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? भारत की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने मैरीकॉम को एक शक्ति अभियान के पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया के द्वारा आभासी और वास्तविक माध्यम से स्त्रियों में हृदय से संबंधित सभी बीमारियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अभियान के चेहरे के रूप में मैरीकॉम का प्रभाव असरदार रहेगा, जो महिलाओं को जरूरी प्रारंभिक जांच के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शक्ति अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक दर्शकों के साथ महिलाओं में हृदय संबंधित रोगों के बारे में बेहतर समझ स्थापित करने के लिए सूचनात्मक वीडियो साझा करना। यह अभियान अपने अगले चरण में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करना है। और ल्यूपिन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ल्यूपिन लिमिटेड क्या है? एक दवाई कंपनी है। ठीक है जी, ये समझ लेंगे।
विश्व में मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से यह 7वीं बड़ी कंपनी है, जबकि राजस्व की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी 10 जेनेरिक कंपनियों की सूची में शामिल है। और अगर मैरीकॉम के बारे में हम बात करेंगे, मैरीकॉम कौन है? अधिकतर लोगों को तो पता होगा कि मैरीकॉम कौन है। भारतीय मुक्केबाज है, सबसे बड़ी मुक्केबाज यही है, ठीक है ना, बॉक्सर, महिला बॉक्सर। मैरीकॉम का पूरा नाम मैंगटे चुनयांज मैरीकॉम है। उनका जन्म 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के कांगथई में हुआ था। वर्ष 2001 में महिला बॉक्सिंग से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मैरीकॉम ने सभी 8 आईबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। इसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वह फ्लाईवेट बॉक्सर के रूप में आईबीए विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर भी रह चुकी है। मैरीकॉम 2014 के एशियन गेम्स, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये समझ लेंगे कितना बड़ा कद है मैरीकॉम का। तो हरियाणा सरकार की महिला उद्यमियों के लिए नई योजना हरियाणा सरकार भी लेकर के आई है। इसका नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, और ये लेकर के आई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी 8 मार्च को। ठीक है, यह योजना महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, वे किसी उद्यम, व्यापार या व्यवसाय में उद्यमी बनने की इच्छुक है, तो उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का सुलभ ऋण का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पारिवारिक वार्षिक आय की पुष्टि परिवार पहचान पत्र पीपीपी सत्यापित आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा, यानी 3 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि जो इच्छुक महिलाएं हैं, अपना कार्य कुछ जोड़ना चाहती है, कुछ स्टार्टअप खोलना चाहती है, तो उनको जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है, उनको ये इसका लाभ दिया जाएगा। और ये हरियाणा सरकार की योजना है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। और ये महिला दिवस यानी 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 अप्रैल को लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आज का? ये है जी विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया 10 मार्च को। 10 मार्च को दूसरा दिवस था अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, जो कि पहली बार मनाया गया, और 10 मार्च को बनाया गया विश्व किडनी दिवस। और इसकी थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल 2022 की। इस विषय के तहत 2022 का अभियान किडनी स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने के साथ देखभाल के सभी स्तरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य हम महत्व के बारे में पढ़ेंगे। विश्व किडनी दिवस एक वैश्विक अभियान के रूप में विश्व स्तर पर किडनी की बीमारी व इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति एवं प्रभाव को कम करने के जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ठीक है ना। और अगर इस दिन के इतिहास के बारे में बात करेंगे, पहली बार विश्व किडनी दिवस मनाया गया था 2006 में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष को मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट एक हरियाणा सरकार की योजना के बारे में पढ़ रहे थे हम, अभी पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना के बारे में, जिसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 5 महिला लाभार्थियों को 5-5 हजार रुपए के चेक सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रदान किए गए। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस योजना में क्या उद्देश्य? लड़कियों के पालन पोषण एवं शिक्षा में सहायता करना है। इसके तहत दूसरी बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता है। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलीफोन डायरेक्टरी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए मैगजीन का विमोचन भी किया है। ठीक है जी। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में आंगनबाड़ी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ महिला कोष की सहायता से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने वाले स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह जिसमें 3-4 महिलाएं मिल करके एक समूह बना लेती है, जिसमें सरकार उनके अगर वे कोई भी कार्य करती है मिल करके उसमें सहायता करती है, ये होता है स्वयं सहायता समूह। ये ग्राम पंचायत स्तर पर स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा। अगर हम सारांश की बात करेंगे, यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना की एक मुश्त में 5 हजार रुपए की सहायता राशि से राज्य में गरीब महिलाओं की बच्चों के पालन पोषण में मदद मिलेगी, ये कहना है छत्तीसगढ़ सरकार का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपोर्टेंट का, नो स्मोकिंग डे 2022।
नो स्मोकिंग डे विश्व स्तर पर हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला कब मनाया जाता था, दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और ये दूसरे बुधवार को। इस वर्ष यह मनाया गया 9 मार्च को, यानी 8, 9, 10, ध्यान रखना इनका। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको पता ही चल गया, उन लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा यह दिवस स्वास्थ्य पर पड़ने वाले धूम्रपान के नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी। देखो, अगर कोई भी दिवस मनाया जाता है तो अवेयरनेस का तो सीधा सीधा संबंध है ही, ठीक है ना, उससे। अगर इतिहास की बात करेंगे तो पहली बार कब मनाया गया था, तो 1984 में आयरलैंड गणराज्य में एस बुधवार को मनाया गया था। फिर बाद में यह दिवस यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अन्य देशों में भी हर साल मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया गया। अगर इसकी थीम की बात करेंगे तो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाइटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, ठीक है, यानी हर वर्ष एक विशेष थीम इसकी होती है। इस वर्ष क्या थीम थी इसकी, क्वाइटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, ये इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा। झरोखा के बारे में बात करेंगे। साथियों बने रहिएगा हमारे साथ परीक्षा अन्वेषण के साथ में। एक विस्तृत डॉक्यूमेंट मैंने पहले बता दिया था आपको कि आज का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा। पूरा सप्ताह का जितना भी समसामयिक का जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो आपको इस सेशन के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको बने रहना है वीडियो में और इसको सुनना है, ध्यान से देखना है, और हो सके तो नोट्स बना ले, तो वो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर बात करेंगे अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा के बारे में, तो साथियों इसके बाद में एक वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पिछले सप्ताह के बारे में। तो आप साथ साथ में अपनी नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन अच्छे वाले मिल जाएंगे जो पिछले सप्ताह में क्रिएट हुए हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के। तो संस्कृति मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प कला संस्कृति के संग्रहण का आयोजन किया गया है। यह एक अखिल भारतीय उत्सव है। इसका नाम है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, जिसका आयोजन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर किया जाएगा। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो झरोखा कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस उत्सव का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था, जो नारीत्व और कला शिल्प संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के उत्सव को समर्पित किया गया। उत्सव के पहले कार्यक्रम का आयोजन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर किया गया। झरोखा में होने वाले समारोह में देश भर के हस्तशिल्प, जो हाथ के कारीगर होते हैं, हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है ना। इस कार्यक्रम में भारतीय हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, पुनर्जीवित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला कारीगरों, बुनकरों एवं कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। एक साहित्यिक कोना भी स्थापित किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कला संस्कृति त्योहारों पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम स्थल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक समर्पित कोना भी स्थापित किया जाएगा जो मणिपुर, नागालैंड की संस्कृति एवं कला को शामिल करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। तो भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा यानी उसकी मूर्ति का निर्माण बोध गया बिहार में किया जा रहा है। वर्ष 2019 में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के तहत इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो यह भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इस प्रतिमा को निर्मित किया जा रहा है। प्रतिमा की लंबाई है 100 फीट, ऊंचाई है 30 फीट। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पाल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। ठीक है जी। सारांश की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी 2023 में इस प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु इस प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा में, शयन मुद्रा में, ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण से पहले बताया था कि वे 3 साल बाद दुनिया से चले जाएंगे। कुशीनगर यूपी में भगवान बुद्ध को 80 साल की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम की। इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम, तो इंडिया ग्लोबल फोरम IGF दिनांक 7 मार्च से 8 मार्च को बेंगलोर इंडिया में ग्लोबल फोरम, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रमुख चेहरों, यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वालों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री, राजनेता और वैश्विक व्यापार अधिकारियों को एक साथ लाता है। ये एक मीटिंग थी। ये मान लो इसमें कौन कौन जो मुख्य भारत के बड़े मंत्री थे, राजनेता थे, जो बड़े बिजनेस लीडर थे दुनिया के, वे सब लोग आए इस फोरम में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि IGF में बेंगलुरु में यानी निवेश को भारत में आकर्षित करना मैंने ये था इसका टारगेट। IGF बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, MOS IT राजीव चंद्रशेखर के साथ साथ उद्योग के नेता एवं प्रमुख CEO ने भाग लिया।
इंडिया ग्लोबल फोरम के समिट का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने, वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। ठीक है जी, यह एक अद्वितीय नेटवर्किंग अवसर पर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस फोरम को यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और वर्तमान में नए क्षेत्र की कंपनियों द्वारा की गई वृद्धि पर चर्चा की गई। आईजीएफ के बारे में अगर हम बात करें, आईजीएफ है क्या? आईजीएफ के बारे में बताया, इंडिया ग्लोबल फोरम। इंडिया ग्लोबल फोरम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है। यह ऐसे मंचों का चयन प्रदान करता है जिसका लाभ अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट नीति निर्माता अपने क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में हितधारकों के साथ साथ बातचीत के लिए उठा सकते हैं। निगमों नीति निर्माताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में एक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये है जी पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा। ठीक है जी, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया है। आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन बीवीआर मोहन रेड्डी ने इस सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया। परम गंगा का उद्देश्य आईआईटी रुड़की व इसके आसपास के स्थित शैक्षिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को संगणनीय शक्ति प्रदान करना है। अगर बात करेंगे परम गंगा के बारे में, यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। परम गंगा स्वदेश विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसकी क्षमता है 1.66 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड, तो भारत में ज्यादातर सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा ही, सीडैक के द्वारा, जो कि पुणे में है, ठीक है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम इस मिशन के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या? एनएसएम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है, ये मिशन है, ठीक है ना। इस मिशन का कार्यान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस मिशन में 4 बुनियादी स्तंभ है: ढांचा, अनुप्रयोग, अनुसंधान, विकास और मानव संसाधन विकास। ठीक है, नेक्स्ट है जी नए भारत की नारी विषय पर प्रतिष्ठित सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास विभाग ने भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नए भारत की नारी विषय पर अपने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस सप्ताह के तहत भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया, सीरीज का, और एक हैशटैग चलाया गया नए भारत की नारी। हैशटैग क्या चलाया गया? नए भारत की नारी। और 7 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले से और 13 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। अगर हम इसके सूची बताए कार्यक्रमों की, तो 7 मार्च को सूची क्या था इसका? 7 मार्च थे अवसर की आजादी। फिर 8 मार्च की थी नए भारत की नारी, ठीक है ना। और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, 9 मार्च में था आगे बढ़ने की आजादी। 10 मार्च में था कुपोषण से आजादी, महिलाओं के लिए है सब। 11 मार्च को था गर्व से जीने की आजादी। अगर हम 12 मार्च की बात करेंगे, 12 मार्च की थी सफाई से रहने की आजादी। अगर हम 13 मार्च की लास्ट दिन की बात करेंगे, तो ये था सामाजिक बंधनों से आजादी। ठीक है, तो ये सारा एक सीरीज चली है नारियों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक ये सीरीज चली है, तो ये देख लेंगे इसमें ध्यानपूर्वक, फिर से देख लेंगे। मैं एक बार और करवा दूंगा आपका कि 8 मार्च को क्या था? नए भारत की नारी, 7 मार्च से स्टार्ट हुआ, 7 मार्च से अवसर की आजादी। फिर था 8 मार्च को नए भारत की नारी, 9 मार्च को आगे बढ़ने की आजादी, 10 मार्च को कुपोषण से आजादी और 11 मार्च को गर्व से जीने की आजादी, 12 मार्च को था सफाई से रहने की आजादी और 13 मार्च को था सामाजिक बंधनों से आजादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे कि वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक योजना को जारी रखने के लिए वित्तीय परिव्यय कितना क्या? 3274.787 करोड़ रुपए होगा। वर्तमान में पूरे देश तक इसके लाभार्थी कितने हैं? 23,566 हैं। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये एक योजना है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान को वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय ने इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने, उनसे प्रेरणा लेने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कमिटमेंट को दर्शाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पहला तो पता चल गया। दूसरा यह है कि इसके कुल लाभार्थी 23,566 है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग द्वारा
इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगर योजना के इतिहास की हम बात करेंगे तो योजना का अगर इतिहास देखेंगे तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में उन स्वतंत्रता सेनानी सम्मान हेतु एक्स अंडमान राजनीतिक पेंशन की योजना शुरू की, जिसे अंग्रेजों द्वारा पोर्ट ब्लेयर में जेल भेजा गया था। फिर 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पेंशन देने की योजना बनाई गई। उसके बाद में 1980 में दोनों योजना को जोड़कर एक नई योजना स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना बनाई गई। वर्ष 2017 से इस योजना को कई में शामिल कर दिया, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना कर दिया, और पेंशन राशि में संशोधन के साथ में महंगाई राहत को भी जोड़ा गया, यानी डीए भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक युद्ध अभ्यास के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है SLINEX 2022। तो SL से आपको पता चल गया होगा, SL से श्रीलंका, SL से क्या हो गया श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो भारत श्रीलंका की नौसेना के बीच इस वर्ष द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINX का आयोजन किया गया। दिनांक 7 मार्च से 10 मार्च तक विशाखापट्टनम में चला। ये SLINX कहीं में चला, विशाखापट्टनम में नौसेना अभ्यास था। ठीक है, 9वां संस्करण था जिसका। इसका पूरा नाम श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसैनी सेनाओं के बीच आपसी समझ, अंतर संचालनीयता, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया को साझा करना है। इस अभ्यास के बारे में बताएंगे। 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण हार्बर चरण है, 7 से 8 मार्च को विशाखापट्टनम में। दूसरा चरण है समुद्री चरण, जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? SLINEX भारतीय नौसेना एवं श्रीलंका नौसेना के बीच अभ्यासों की एक श्रृंखला है। इसका पहला 2005 में शुरू हुआ था। 8वां संस्करण जो है अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था त्रिंकोमाली में। ठीक है, और 2021 में कोई नहीं रहा, और 2022 में 9वां संस्करण। नेक्स्ट है जी स्टडी इन इंडिया मीट 2022। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी, भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी द्वारा किया गया। इस शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह परियोजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक छात्र समुदाय को भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्तमान तक इस कार्यक्रम ने सार्क, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व में फैले 150 से अधिक देशों के छात्रों को भारत की शिक्षा के प्रति आकर्षित किया है, और भारत के कुल 19 शिक्षण संस्थानों ने इस बैठक में भाग लिया। 7 मार्च को चटगांव में बांग्लादेशी छात्रों के हित में स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे समर्थ अभियान की। समर्थ अभियान क्या है? केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, जिसको बोलते हैं MSME, नारायण राणे ने हाल ही में 7 मार्च को महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में यह विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया। समर्थ अभियान के बारे में जानेंगे। समर्थ अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी। इस वर्ष 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय तक अधिक पहुंच प्रदान करना है, यानी वे भी बिजनेस में आए और उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को। इसमें है महिला उद्यमियों, यानी जो महिला बिजनेसमैन है द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट 2022-23 में प्राप्त की जा सकती है। समर्थ अभियान न सिर्फ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा, अपितु उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र भी बनाएगा। अगर सारांश की बात करें तो महिलाओं को जो है बिजनेस के क्षेत्र में लाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए ये योजना है। ठीक है, MSME के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई अवसर बनाने के लिए MSME मंत्रालय द्वारा अपनी पहल के द्वारा महिलाओं के बीच उद्यमिता की संस्कृति यानी एक कल्चर को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बिजनेस के फील्ड में महिला भी प्रवेश करे। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव देश में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। किसने अभियान शुरू किया? नाम है इसका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र
बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से यह अभियान 7 मार्च को शुरू किया गया। इस अभियान के बारे में और जानकारी करेंगे, ठीक है ना। यह विशेष रूप से 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ध्यान रखना, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। जो लड़कियां किसी वजह से पढ़ाई से दूर रहेगी उनको वापस शिक्षा में लेके आना इसका उद्देश्य है, बस इसको ध्यान रखना। और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सभी राज्यों के लगभग 400 जिलों की स्कूलों में किशोरियों की संख्या के नामांकन एवं प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किशोरियों को स्कूल में रेफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। घर घर जाकर इस बात का कोई कहेगी, लोगों को से आग्रह करेगी। शुरू से ही अगर हम सारांश की बात करें, शुरू से ही औपचारिक शिक्षा से लड़कियों की संख्या में कमी रह गई है। कोविड महामारी ने इस स्थिति पर अधिक प्रभाव डाला है। सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए किशोरियों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापसी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत देश में 4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य टारगेट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले सेशन में होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जितने भी टॉपिक आज कराए, बड़े वीवीआईपी टॉपिक थे और इससे बढ़िया डेटा और इससे बढ़िया कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया था कि आज का डॉक्यूमेंट बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट है और आपकी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यूपी टेट, सीटेट, केवीएस, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये जरूर हेल्प करेगा। तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ में परीक्षा अन्वेषण के साथ, और ऐसे ही सेशन में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हमारा प्रोत्साहन करना न भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देख सके और हम तक पहुंच सके। और आपका आभार हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रश्नोत्तरी की वीडियो होगी जिसमें कि 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में वे कराऊंगा मैं आपके। तो थैंक यू वेरी मच। शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। परीक्षा अन्वेषण हमेशा आपके साथ। थैंक यू।